Good morning, students. Can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let us start with today's lecture. Let me first share the slide. तुम लोगों को मैंने पिछले क्लास में बोला था कि हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. That is Fourier series only. We are going to start with the next part of that Fourier series. That is practical harmonic analysis. मतलब अभी तक हमने थियोरेटिकली पढ़ा है ना, किसी को फंक्शन को फोरियर सीरीज में कैसे एक्सपैंड करते हैं. अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेटा मिलता है उसको हम कैसे सीरीज के फॉर्म में, फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं हमारे, जो हम यहाँ यूज करेंगे, वो किस तरह से हमारे फॉर्मूले से रिलेट होते हैं. ठीक, जो हमने पढ़े हैं अभी तक उससे कैसे रिलेट होते हैं. तो फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होने वाला है. कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर है, या हम लोग जैसे जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एक वेरिएबल का और उसका फंक्शन बनाते हैं तो एक और वेरिएबल यूज करते हैं उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिख लेते हैं. ठीक, तो ये y का रिप्रेजेंटेशन is nothing but a representation of f of x. ठीक, और f of x को हम सीरीज के फॉर्म में, जो फोरियर सीरीज के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चेंज नहीं होने वाला, वो वही रहेगा a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by c. मैं यहाँ तुम लोगों को जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ. तुम लोगों के बुक में जो फॉर्मूला मेंशन्ड है वो क्या बोलते हैं 0 to 2 पाई वाले रेंज का है. उसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करके जनरलाइज कर सकते हैं ना. उसी फॉर्मूले से हम लोग को जो जनरल फॉर्मूला है वो भी मिल जाता है. ठीक, तो मैं जनरल फॉर्म में तुम लोग को फॉर्मूला लिखा रही हूँ. तो यहाँ तक कि ये चीज चेंज नहीं होने वाली. ठीक, लेकिन थियोरेटिकली तो हम ए एन निकाल सकते हैं. ए एन मतलब जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग वेरिएबल को डायरेक्टली, हमको फंक्शन जो है वो मालूम है किस टर्म में लिखा गया है, तो उसका nth डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं या n टाइम्स इंटीग्रेट कर सकते हैं थियोरेटिकली. लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, जब हमको वैल्यूज चाहिए तो हम लोग ए एन की वैल्यू डायरेक्टली एन की nth टर्म की वैल्यू क्या होगी जनरलाइज नहीं कर सकते. हमको वहाँ के क्या होगा, हर एक वैल्यू को अलग अलग निकालनी होगी. तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग इस तरह से इसको स्प्लिट कर लेते हैं. सपोज ये आगे a1 cos pi x by c प्लस a2 cos 2 pi x by c so on. ठीक, इस तरह से उसको एक्सटेंड कर लेंगे. अब हम लोग को जैसे बोल रहे हैं कि एक फंक्शन y दिया हुआ है जिसका डेटा इन टर्म्स ऑफ x हमको प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज दी हुई है. x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये आ रही है. इस तरह से एक डेटा दिया हुआ है. अब तुमको तब अगर बोल रहे हैं कि इस फंक्शन y को तुम रिप्रेजेंट करो एज ए फोरियर सीरीज, तो हम क्या करते हैं, a0 की वैल्यू निकालते हैं और ये जो कोसाइन सीरीज है इसके 1, 2 या 3 टर्म्स तक की वैल्यूज निकालते हैं. वैसे ही साइन टर्म की भी 2-3 टर्म्स तक के वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं. ठीक, दैट गिव्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट कैन बी द एक्चुअल वैल्यू एट द nth टर्म. ठीक, मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमको प्रैक्टिकल हार्मोनिक से नहीं मिल सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है हमको कि ये जो फंक्शन y है इसका वैल्यू अगर हमको x के टर्म्स में लेना है तो वो क्या हो सकता है. ठीक, जितने ज्यादा हम यहाँ टर्म्स लेंगे उतने हमको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, लेकिन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमको कभी भी नहीं मिलती. ये जो पार्ट हम करने वाले हैं ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है. ठीक, और न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में तुमको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती. एक्यूरेसी जितना तुम उसके वैल्यू को, जितना कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हो तो तुमको उतना क्या बोलते ये क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेशन उतना बेटर होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है. ठीक है, तो करना क्या रहेगा हमको यहाँ पे भी, हमको जैसे कोई भी क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फंक्शन है y जिसका चेंज x के साथ ये इस तरह से आ रहा है, तो हमको वहां पे y को एज ए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट करो. अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे a1 a2 b1 b2 सो ऑन. ठीक, और जहां तक के या तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कितना अप्रोक्सीमेशन तक के लेना है, अगर मेंशन्ड नहीं है तो 2 या 3 अप्रोक्सीमेशन तक के लेते हैं. मैं क्वेश्चन में तुम लोगों को बताती जाऊंगी किस तरह का क्वेश्चन है तो कितने टर्म्स लेने हैं हमको, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे. ठीक, अब हमको फॉर्मूला देखना है कि कैसे हम जनरलाइज करते हैं. तो हम लोग जो फॉर्मूला थियोरेटिकली पढ़े हैं, जो हम लोग का एनालिटिक फॉर्मूला है
उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स dx, ये होता है ए जीरो का वैल्यू। ठीक, अब अगर मैं इसमें इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है 1/2c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स dx। ठीक, और तुम लोग को मैंने कराते वक्त ही बार बार बताया था कि ये जो c की वैल्यू है दैट इज द सब इंटरवल, दैट इज द सेमी इंटरवल, इजंट इट। जो हमारा ये जो इंटरवल लिया है इसका जो लेंथ आ रहा है उसका हाफ वैल्यू है, तो ऑब्वियसली 2c क्या है उसका इंटरवल का लेंथ हो गया अल्फा प्लस 2c, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। ठीक, तो अगर तुमने फंक्शन को इंटीग्रेट करके और उसके बाद उसके लेंथ ऑफ इंटरवल से उसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिल रहा है, वी आर गोइंग टू गेट द मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स in the interval अल्फा टू अल्फा प्लस 2। ठीक, ये जो वैल्यू हमको मिलती है ये क्या वैल्यू मिलती है, हम एफ ऑफ एक्स को जोड़ रहे हैं ना, एड इंटीग्रेशन इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एडिशन, इजंट इट। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को जोड़ते जा रहे हैं। तो हमने एक अपना इंटरवल ले लिया है, एक्स की वैल्यू को अल्फा से शुरू करेंगे, अल्फा प्लस 2c तक के जाएंगे, एक्स की वैल्यू को अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c तक के जाएंगे, और इसके बीच में फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू होगी उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक, इतना जोड़ लेने के बाद हम लोग उसको इस इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2। ठीक, तो अभी मैंने तुम लोगों को कहा कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एडिशन। तो अगर तुमको सपोज यहाँ पे ये वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स की ये एज ए फंक्शन नहीं दिया है, सपोज लिखा होता है एक्स स्क्वायर और इंटरवल बोलता है 0 to 2π, तो तुम इसको इंटीग्रेट करते और वैल्यू निकाल लेते। लेकिन सपोज तुमको ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एज ए फंक्शन ना दे के एज वैल्यूज दी हुई है, मतलब बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू समथिंग है, एक्स की वैल्यू जब ये एक्स की वैल्यू जब 30 डिग्री है तो y की वैल्यू ये है, फिर 60 डिग्री है तो ये है, लाइक दैट यू आर गिवन द वैल्यूज अप टू 360 डिग्री। ठीक, इस तरह से सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो इन सारी वैल्यूज को y की सारी वैल्यूज को अगर तुम ऐड कर देते हो, समेशन y निकालते हो और उसको फिर कितने तुम्हारे सब इंटरवल्स हैं या कितनी वैल्यूज को तो x की कितनी वैल्यूज तुमने ली थी उससे डिवाइड कर लेते हो। ठीक, n से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 360, तो या तुम कह सकते हो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज गिविंग यू द मीन वैल्यू। ठीक, तो ये जो हमारा एनालिटिक फॉर्मूला था इसको जब हम अपने न्यूमेरिकल फॉर्मूले में चेंज करते हैं तो यही वैल्यू जो है वो बन जाती है 2 times summation of y that is f of x upon the number of sub intervals। ठीक, n is number of sub intervals। या तुम ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो ये अब हमारा हार्मोनिक एनालिसिस में, हार्मोनिक एनालिसिस मतलब कुछ नहीं है, हार्मोनिक मतलब होता है जो चीज एक हार्मनी से मूव कर रही है, दैट इज पीरियोडिक जो चीजें होती हैं उनको ही हम हार्मोनिक कहते हैं। ठीक, तो फोरियर सीरीज एज सच इज ए हार्मोनिक स्टडी ओनली, but particularly when we are doing the study in terms of numerical value we specifically call them as harmonic analysis। ठीक, एज सच बोला जाए, एज सच अगर तुम वर्ड का मीनिंग पकड़ो तो पूरा फोरियर सीरीज हार्मोनिक एनालिसिस ही है, हार्मोनिक स्टडी, हार्मोनिक जो प्रॉपर्टी है उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन बट स्पेसिफिकली हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में जब उसको स्टडी करते हैं तो उसको हार्मोनिक एनालिसिस कहते हैं। फोरियर सीरीज की स्टडी जब हम न्यूमेरिकली करते हैं, न्यूमेरिकली फोरियर सीरीज को फाइंड करते हैं तो उसको हम हार्मोनिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, अगर हमको a0 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, 2 times the mean value of y that is f of x in the interval alpha to alpha plus 2c divided by number of sub intervals you have taken। ठीक, वैसे ही इसी तरह से दोनों बाकी दोनों कांस्टेंट्स के फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। an जो हमारा फॉर्मूला था वो था 1/c, that is you can write it 1/2c integration alpha to alpha plus 2c f of x cos n pi x by c dx। ठीक,
अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे an की वैल्यू इन जनरल नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ a1 a2 ऐसे निकालेंगे। तो a1 जब हमको निकालना होगा तो वो बन जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f of x cos pi x by c dx, ठीक। और इसी को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स द मीन ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन y इंटू कॉस पाई एक्स बाई सी। यानी कि cos पाई एक्स बाई सी हमको निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू से, और उसके बाद उसको हमारे y के टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ऐसे जितने टर्म्स बनेंगे उन सब का हम सम ले लेंगे, ठीक। दैट इज विल टेक द सम, फाइंड द सम ऑफ y into cos pi x by c and then divided by number of sub intervals, ठीक है। वैसे ही ये हुआ a1 का, तो a2 का क्या हो जाएगा, a2 will become 2 times summation y cos 2 pi x by c upon n, ठीक। वैसे ही a3 a4 like that it will go on। इन जनरल an का अगर हमको निकालना है, मतलब an नहीं am लिख लेना, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा n से। इन जनरल टर्म का निकालना है तो यहाँ पे जो भी तुम जिस नंबर ऑफ टर्म का निकाल रहे हो उसका मल्टीपल यहाँ बन जाएगा, है ना। a2 का 2 पाई एक्स बाई सी, a3 का 3 पाई एक्स बाई सी, सो ऑन, ठीक। और हर बार उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। मीन निकालेंगे हर बार, ठीक। वैसे ही b1 b2 b3 भी उसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। b1 आ जाएगा 2 टाइम्स समेशन y इंटू साइन पाई एक्स बाई सी upon number of subintervals। b2 will become 2 times summation y into sine 2 pi x by c upon the number of subintervals, so got it। फॉर्मूला क्लियर है किस तरह से चेंज होने वाला है? इसको डाउट पूछ सकते हो, फॉर्मूले नोट कर लेना, क्योंकि बुक में तुम लोगों का फॉर्मूला अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं जनरल फॉर्म में लिखा रही हूँ, तो इसको लिख लेना तुम लोग के लिए बेटर होगा। लिखे क्या फॉर्मूला कि वेट करना है? a0 a1 a2 ये सब फॉर्मूले थोड़ा नोट कर लो। जनरल फॉर्म में लिखोगे तो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने में इजी पड़ेगा। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फॉर्मूला समझ में आ गया है? ये यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोरियर सीरीज के चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो 8 मार्क्स का पक्का है, इस टॉपिक से आएगा। हार्मोनिक एनालिसिस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 8 मार्क्स का, और ये अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। इसको तुम लोग बनाओगे तो गलतियां इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं है, वो सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करने वाले, न्यूमेरिकल मेथड, बस मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे तो इजीली बन जाता है। बस फॉर्मूला तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। हो गया? नोट कर लिया? चलो तो फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो पहले ही क्वेश्चन जरा नोट करो। The following values of y given give the displacement in inches of a certain machine part for the rotation x of the flywheel. Expand y in terms of a Fourier series। और यहाँ पे तुमको x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
दिख लिया? तुम लोगों को ग्रेवल का पेज दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ चलो, क्वेश्चन नोट कर लिए सबने? नो मैम। मैं सिर्फ टेबल वैल्यूज को नोट करके तुम लोग को क्वेश्चन बताऊंगी। एक्स और वाई की वैल्यूज नोट कर लेते हैं हम लोग और उससे टेबल बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। एक्सरसाइज क्या था? 10.9। एक्सरसाइज 10.9 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आई होप क्वेश्चन नोट कर लिया तुम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हो। तुम लोगों को y जो है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ रोटेशन बताया गया है, where displacement is denoted by y and it is a function of rotation x। ठीक, यानी ये जो y लिखा है ये क्या है? f of x है। अब तुमको बोल रहे हैं कि y को यानी f of x को फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करो। तो तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ और कुछ मेंशन नहीं है कितने टर्म्स लेने हैं क्या करना है, तो तुमको यहाँ पे दो दो टर्म्स तक के लेना है। यानी a0 तो निकालोगे, a1 a2 निकालोगे और b1 b2 निकालोगे। ठीक, जिस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्टली लिखा रहता है इन एक्सपैंड इन फोरियर सीरीज, वहां कोसाइन सीरीज के दो टर्म्स और साइन सीरीज के दो टर्म्स यहाँ तक के तुमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन जो वैल्यूज है उनको तुम लोड कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ के और टेबल फॉर्म में लिख लेना x और y की वैल्यूज। पहले x की वैल्यूज फिर y की वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है x की? 0, पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ठीक, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हैं 0, 9.2, 14.4, 17.8, 17.3, 11.7। ठीक, यहाँ तक के डेटा दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग को ये करना रहता है कि हमारे क्वेश्चन को पहले देख के ये निकालना रहता है कि इसमें सी के टर्म्स में दिया हुआ है क्या, मतलब कि हमारा जो जनरल फॉर्म है इस टर्म्स का, ये वाला जो टर्म है ये किस फॉर्म में, मतलब सी की वैल्यू क्या है। ठीक, तो देखो कई क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके से दिए हुए रहते हैं। एक रहता है जहां पे तुमको फर्स्ट टर्म है x की पहली वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो लास्ट में रिपीटेड रहती है। ठीक, और एक रहता है जिसमें तुमको लास्ट वाली वैल्यू छोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये हम लोग पाई के मल्टीपल तक के आगे जाते हैं तो 6 पाई बाई 6 तक के जाएगा। और 6 पाई बाई 6 पे जाके ये रिपीट होने वाली है वैल्यू। तो यानी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जब हम सी लेते हैं तो हम पूरा इंटरवल देखते हैं। ठीक, लेकिन जब हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको एक्चुअली वो वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब जैसे हम ऐड करते हैं अगर, ठीक, अगर मैं बोल रही हूँ मुझे n टर्म्स चाहिए और ये n टर्म्स की नंबरिंग जो है अगर मैंने 0 से शुरू की तो मैं n-1 तक के जाऊंगी तो मुझे n टर्म्स मिलेंगे। n टर्म तक के अगर मैं चली गई तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग अगर कोई वैल्यू x की रिपीट हो रही है लास्ट में, उसको टेबल बनाते वक्त मतलब जब हम सम निकालेंगे तब उस लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर रिपीटेड नहीं है जैसे कि इस क्वेश्चन में रिपीटेड नहीं है तो हम टेबल बना वैल्यूज को ऐड करेंगे।
लेकिन जब हमको सी निकालना है तब हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो इक्वल इंटरवल का जो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है ये एक्चुअली एक और टर्म तक के जा रहा था, जो लास्ट टर्म जो था वो क्या होगा 6π/6, ठीक। यानी कि अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी तो सी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अपर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे 5π/6 नहीं होगा, 6π/6 होगा, ठीक। कैसे मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे जाना था, क्योंकि ये जो लास्ट वाली वैल्यू मेरे को दिख रही है ये मेरी पहली वैल्यू से सेम नहीं आ रही है। सेम आने से मतलब वो रिपीट हो रहा है, तब वो कंप्लीट इंटरवल को बताता है। और अगर सेम नहीं आ रही है मतलब कि एक लास्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म छूटा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म तो 0 से स्टार्ट हुआ है हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे लास्ट टर्म मानेंगे कि यानी कि इंटरवल का जो अपर लिमिट था वो इसके बाद वाला टर्म होगा, दैट विल बी 6π/6, ठीक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है हमारा सी वैल्यू निकालने का तरीका। तो सी की वैल्यू हमको मिल गई π/2। आई बात समझ में? क्या करना है हमको? सी की वैल्यू क्लियर है कि फिर से बताऊं? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले ये समझ जाओ क्वेश्चन हमको दो तरीके से मिलने वाला है। जब भी एक तो देखो जैसे हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिख रहा था, या मैं रैदर दिखाई देती तुम लोग को, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है y की वो यहाँ 0 है और यहाँ पे 11.7 रिपीट नहीं हो रही है, ठीक। तो टेबल में बनाते वक्त ये सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन इंटरवल डिफाइन करते वक्त अगर मेरे को पूछे कि यहाँ पे y x का इंटरवल क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वैल्यू तक के इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। यानी ये π/6 के मल्टीपल में जा रहे हैं ना, तो नेक्स्ट π/6 का मल्टीपल यहाँ लिखा, और ये है कि ये जो वैल्यू होगी वो ही यहाँ रिपीट होने वाली है, ठीक। एक्चुअली अगर मैं इंटरवल के सेंस में देखूं तो ये मेरा कंप्लीट डेटा है, ठीक? यानी कि मेरा इंटरवल था 0 से लेकर 6π/6 यानी पाई। लेकिन टेबल बनाते वक्त हमको n वैल्यूज का सम चाहिए रहेगा, है ना, क्योंकि हम मीन ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं, तो हमको n वैल्यूज का सम चाहिए। तो हम ये n+1 टर्म को हटा देंगे। n वैल्यूज अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 5 वैल्यू चाहिए, और अगर मैं उसको 0 से काउंट शुरू करूँ तो 0 1 2 3 4 तक के मुझे जाना है, मैं 5 तक के ले लूंगी तो मुझे को ये n+1 टर्म मिल जाएगा। इसीलिए हम टेबल बनाते वक्त रिपीटेड वैल्यू को छोड़ के बनाते हैं, अगर दिया भी हुआ है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन इंटरवल काउंट करते वक्त हमको उस टर्म तक के जाना रहता है जहां पे जाके हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, तब तो ये पीरियोडिसिटी कंप्लीट करेगा, ठीक। तो हम अगर बोलेंगे कि जैसे जैसे हम साइन फंक्शन का बोलते हैं कि पीरियड उसका है 2π, तो कैसे बोलते हैं, 0 की वैल्यू जो है वो 2π पे रिपीट होती है, तब जाके हम बोलते हैं कि साइन का इंटरवल या कोसाइन का इंटरवल 2π होता है, ठीक। वैसे ही हमको अगर इंटरवल पता करना है तब हमको उस वैल्यू तक के जाना है जहां पे ये वैल्यू जो y की वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। तो किसी क्वेश्चन में अगर वो छूटा हुआ है, मतलब पहली वैल्यू का रिपीटेड वैल्यू लास्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो हम एक टर्म एक्सटेंड करके लेते हैं, यानी पीरियड को हम 0 से π/6 नहीं लेके पाई तक लेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन को देखो तुम लोग, ये सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ x की वैल्यू 0 से शुरू हुई है और 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 1.0, ठीक। और लास्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2π और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है अगेन 1.0। यानी यहाँ पे ये जो टर्म है इसका रेपिटेशन यहाँ बता दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ये पूरे इंटरवल को बताया है। तो यहाँ पे मैं इंटरवल लूंगी 0 से 2π, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू को दे दिया। लेकिन जब मैं टेबल बनाऊंगी ना तो मैं ये 2π वाली वैल्यू को छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे तब नहीं तो एक्स्ट्रा टर्म मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं इस टर्म को छोड़ दूंगी, मैं सिर्फ कहां से कहां तक काउंट करूंगी, फ्रॉम 0 to 5π/3 लाइक दैट, गॉट इट। सो यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इस क्वेश्चन में c की वैल्यू हो जाएगी π-0/2 दैट इज π/2। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ लिख लेना, यह c इज इक्वल टू, सबसे पहले ये चाहिए रहता है हमको, तो ये चीज को पहले लिख लोगे, क्योंकि मेरे पास टेबल में वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी, इसलिए मैंने पहले x और y की वैल्यू लिख के फिर समझाया तुम लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पहले ये चीज लिख लेना। क्लियर है? डाउट है कुछ इसमें?
अब उसके बाद यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट द फोरियर सीरीज फॉर y, यहाँ y के टर्म्स में दिया हुआ है ना, f of x लिखने की जगह y लिखा हुआ है, तो हम भी इस सोल्यूशन को y के टर्म्स में लिखेंगे। विल राइट, ये इसको इक्वेशन नंबर डाल लो चाहे तो, लेट द फोरियर सीरीज फॉर y is y is equal to a0 by 2 plus a1 cos, हम लोग क्या कैसे लिखे थे, a1 का कोएफिशिएंट पाई एक्स बाई सी, यहाँ c की वैल्यू क्या दी हुई है पाई बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा पाई एक्स अपॉन पाई बाई 2 दैट इज 2x, तो a1 का कोएफिशिएंट होगा cos 2x प्लस a2 का कोएफिशिएंट cos 4x, है ना, 2 पाई एक्स बाई सी है अगर, तो 2 पाई एक्स अपॉन पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी cos 2x 4x, सो ऑन, ये टर्म्स रहेगा। तो हम लोग इनफिनाइट टर्म्स तो निकाल नहीं सकते, दो टर्म्स तक के निकालेंगे। वैसे ही b1 sin 2x, b2 sin 4x, लाइक दैट दिस सीरीज विल गो ऑन। ठीक, मैं थोड़ा मिटा के इसको अच्छे से लिख देती हूँ जिससे क्लियरली दिखाई दे। Here c is equal to pi minus 0 upon 2, that is pi by 2, and Fourier series is given as y is equal to f of x is equal to a0 by 2 plus a1 cos 2x plus a2 sin 2x, so on, sorry, a2 cos 4x so on, plus b1 sin 2x plus b2 sin 4x so on। ठीक, ये हमने पहले से लिख लिया कि ये हमारा फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, बाद में हम b1 b2 की वैल्यू न्यूमेरिकली निकाल के और इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो ये a0 की वैल्यू क्या आने वाली है, मैंने अभी तुम लोगों को फॉर्मूला लिखाया था, उसको मैं फिर से यहाँ नीचे लिख रही हूँ, इसमें हम बाद में वैल्यूज को पुट कर लेंगे। a0 की वैल्यू होगी समेशन ऑफ y f of x अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी वो भी पहले लिख लोगे, जहां तक की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना, वहां तक के x की वैल्यूज को काउंट कर लो, यानी यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 6। लेकिन ये जो क्वेश्चन था दूसरा वाला हम लोग जो देखे थे कहाँ गया, हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, n की वैल्यू कितनी है, n इज 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे अगर तुम x की गिवन वैल्यूज काउंट करो तो वो है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम 7 तक के नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू है, n की वैल्यू हम कितनी लेंगे 6 ही लेंगे यहाँ पे। जब रिपीटेशन हो जाएगा तो रिपीटेड वैल्यू लास्ट वाले को काउंट नहीं करते, ना ही उसको टेबल में बनाते हैं, इसको हम टेबल में भी नहीं बनाएंगे और n की वैल्यू काउंट करते वक्त भी इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो n की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में भी 6 होगी, सेकंड क्वेश्चन में भी 6 होगी, क्लियर है, तो n आ गया हमारा 6। अब a0 क्या बन जाएगा, a0 इज समेशन y अपॉन n, दैट इज समेशन y अपॉन 6। ठीक, अब हम अपने टेबल से उसको निकालेंगे समेशन y को और यहाँ पुट करेंगे। वैसे ही a1 की वैल्यू चाहिए होगी, वो क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा y इंटू कॉस पाई एक्स बाई सी, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि कॉस पाई एक्स बाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2x, तो ये कॉस 2x अपॉन 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स आ रहा है सब में, a0 की वैल्यू a1 की वैल्यू सब में 2 भी मल्टीप्लाई करते जाना, तो ये आ जाएगा by 3। ठीक, like this it will go। a2 की वैल्यू वैसे क्या आ जाएगी 2 टाइम्स समेशन y cos 4x अपॉन 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स समेशन y sin 2x by 6,
और B2 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स समेशन y साइन 4x बाई 6। तो ये हमको वैल्यूज निकालनी है, यानी कि ये जो टर्म्स है इनका सम चाहिए। ठीक, तो मुझे अगर y इंटू कॉस 4x y इंटू कॉस 2x चाहिए तो ये सारी वैल्यूज मुझे टेबल में बनानी होगी, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूलेस को लिखा। मुझे समेशन y चाहिए था, वो मैं क्या करूंगी, ये जो सेकंड कॉलम मैंने लिखा है उसको ऐड करके यहाँ लिख दूंगी तो मुझे समेशन y मिल जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए y इंटू कॉस 2x, तो सबसे पहले मुझे cos 2x चाहिए, तो यहाँ पे cos 2x निकालो। x के इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, cos 2x। इस तरह से पूरा टेबल बनेगा। उसके बाद उसको y से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना दो, तो y cos 2x आ गया। वैसे ही मुझे चाहिए नेक्स्ट वैल्यू y cos 4x, फिर चाहिए y इंटू cos 4x, फिर चाहिए sin 2x, y इंटू sin 2x। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इनको अलग अलग लिख के बता रही हूँ। कई बार बुक में तुम लोग को ये एक साथ नहीं मिलेगा, मतलब साइन 4x का टेबल नहीं बनाते वो लोग, सीधा साइन y इंटू साइन 4x लेते हैं, क्योंकि y इंटू साइन 4x की वैल्यू हमको चाहिए रहती है। ठीक, तो तुम लोग को जैसे कन्वीनियंट होता है तुम बना सकते हो, चाहे तो उन वैल्यूज को टेबल में लिख सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो। तो सम निकालते वक्त हमको कौन कौन सा सम चाहिए होगा, y चाहिए होगा, cos 2x का सम नहीं चाहिए होगा, y cos 2x का सम चाहिए होगा, cos 4x का नहीं चाहिए, y cos 4x का, इसका भी नहीं चाहिए और इसका भी नहीं चाहिए। ठीक, अब ये टेबल को तुमको अपने से निकालना है, तो अपना कैलकुलेटर रखे हो साथ में, फोन तो हो गई साथ में, उसमें कैलकुलेटर ऑन करो और वैल्यूज निकालते जाओ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, फिर x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पुट करोगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3/2। ठीक, तो अब ये देखो यहाँ पे भी ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि तुमको कितने डेसिमल तक के वैल्यूज लेनी है। ठीक, तो क्या करोगे, जब भी तुम अगर बाकी भी ये देखोगे कैलकुलेशंस, तो सब जगह ना वैल्यूज को अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। हाँ, जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, √3/2 तुमको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, वहां पे तुम लोग 3 डेसिमल प्लेस तक के लेके और टेबल में लिखना। सॉल्व करके लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखोगे तो उसको 2 डेसिमल प्लेस तक के राउंड ऑफ करके लिखोगे। ठीक, तो पाई बाई 6 की वैल्यू मतलब cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, तो ये तो एग्जैक्टली बन जाएगी 0.5। जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आएगा वहां तक कहाँ तक लेना है हमको, 3 डेसिमल प्लेस तक के। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2 पाई बाई 6 यानी cos 4 पाई बाई 6, कितना आ रहा है निकाल के बताओ तो जल्दी से। cos 4 पाई बाई 6 कितना आ रहा है, cos 4 बाई 6 4 पाई बाई 6 यानी cos 2 पाई बाई 3, कितना आ रही वैल्यू, -0.5। -0.5, राइट। वैसे ही 3 पाई बाई 6 यानी हो गया पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 यानी हो गया cos पाई की वैल्यू होती है -1। फिर आ जाएगा cos 8 पाई बाई 6, cos 8 पाई बाई 6 निकाल के बताओ कितना आ रहा है, आई थिंक अगेन -0.5 आएगा। cos 8 पाई बाई 6 यानी हो गया cos 4 पाई बाई 3। Yes, ma'am. -0.5 आ रहा है। वैसे ही लास्ट 5 पाई बाई 6 का बताओ क्या आ रहा है, ये आई थिंक 0.5 आएगा। ठीक, उसके बाद ये इस टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टर्म्स को यहाँ लिखते जाओ, 0 इंटू 1 0, 9.2 इंटू 0.5 कितना आ रहा है बताओ,
4.6. Yes, 4.6. Like that you continue multiplying all the terms by 0.5. सभी में 0.5 भी आ रहा है मोस्टली. टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ और लिखो. ये आ जाएगा 7.-7.2. ये तो आ जाएगा -17.8. यहाँ आ जाएगा -8.65. आ रहा है. लास्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 5.85. Yes, 5.85. ठीक. Like that you will have to complete the table. और ये जो टर्म्स है इनका सम भी हमको निकालना है ना. y का सम कितना आ रहा है निकाल के बताओ. एक वैल्यू तक के मैं बना देती हूँ. उसके बाद तुम लोग आराम से दूसरी टर्म टेबल बना के मेरे को बताते जाना. y की वैसे सम बताओ पहले. Is it 70.4? Yes, ma'am. वैसे ही y cos 2x का सम देखते हैं. The terms can be negative and positive. There is no problem regarding that. कोएफिशिएंट्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ सकते हैं. Check this value. Is it 23.2? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलो. ma'am, 19.4 into 0.5 is 9.7. 19 point. 4 into 0.5. नहीं ये 19 नहीं है, ये 14 है. Oh, okay, क्वेश्चन ma'am. में देखे थे ना, 14 तो था ना. Okay, ma'am. हाँ 14.4 है ना. सेकंड थर्ड वैल्यू. ठीक है. ये Okay, ma'am. 14.4. चलो अब वैसे ही इस तरह से हमको टेबल पूरा करना है. अब मैं यहाँ पे पहले दिखा देती हूँ कि इन दोनों से कैसे हमको a0 और a1 की वैल्यू मिलेगी. समेशन y मिल गया हमको. यहाँ पुट कर लिया हमने 70.4 अपॉन 3. तो क्या आएगी वैल्यू? कैलकुलेट करो. 70.4 डिवाइडेड बाई 3. ये देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी. ठीक. तो अप्रोक्सीमेशन लिखते वक्त तुम लोग 3 डेसिमल प्लेस तक के लिखोगे. राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक लिखोगे. ठीक. जैसे ये आ रहा है 23.4666 इस तरह से आ रहा है. तो मैं इसको 467 लिखूंगी कैलकुलेटर से लिखते वक्त. और बाद में राउंड ऑफ करके बना लूंगी इसकी वैल्यू को 23.47. ठीक. न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर करेगा तुम्हारा सॉल्यूशंस. लेकिन जो डिफरेंस है वो अगर सेकंड डेसिमल प्लेस तक के है तो वो एकदम मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे तुमको. अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक के या फिर यहाँ पे अगर चेंज आ जा रहा है वैल्यू, किसी की वैल्यू अगर 24.1 आ गई तो मतलब हो सकता है कि अगर सारी वैल्यूज थोड़ा ज्यादा डिफरेंस में आए तो हो सकता है एक आध नंबर कट जाएगा तुम्हारा. ठीक है. और अगर तुम्हारा सपोज किसी का आंसर, मेरा आंसर आया 23.47, किसी ने लिखा 46, तो इतने अप्रोक्सीमेशन पे मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है. क्लियर है? चलो. So like this we will have to continue to find all the values, all the constant, then finally we will write the answer. ठीक. वैसे ही a1 का भी हम लोग निकाल चुके हैं. उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट करके हम लोग निकाल लेंगे. ये आ जाएगा -23 पॉइंट कितना आया था 2 अपॉन 3. ये वैल्यू कितनी आ रही है? -7.6
7333 ऐसा आ रहा है, तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया 7.73। ठीक है, अब इसी तरह तुमको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब जल्दी जल्दी तुम लोग कैलकुलेट करो और ये सब निकालते जाओ, मैं भी करते जा रही हूँ साथ में, लेकिन तुम लोग अपने एंड से करो, है ना। और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना फास्ट होगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे तो मैंने 6 टर्म वाले लिए हैं, 12 टर्म वाले भी क्वेश्चंस है। ठीक, तो इसीलिए तुम लोग को फास्ट करना सीखना है, वो तुम लोग को प्रैक्टिस करके ही बनेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी बना पाओगे। नेक्स्ट वैल्यूज को निकालते जाओ। cos 0 ये तो 1 आएगा हर केस में, इन दोनों में 0 आएगा। अब cos 4 पाई बाई 6 यानी cos 2 पाई बाई 3 माइनस 0.5 आएगा। ऐसे तुम लोग अपने एंड से बनाते जाओ और लिखते जाओ, है ना। बाद में चेक करके देखना कि मैच हो रहा है कि नहीं।
जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या वैल्यूज आ रही है। y cos 4x का सम निकाल लिया क्या कोई? टेबल में भी लिखते वक्त ध्यान से ना 3 डेसिमल प्लेस तक के वैल्यूज लिखोगे। कई जन 4 डेसिमल प्लेस तक के भी लिखते हैं, जितना एक्यूरेट लिखोगे उतना बेटर है। जल्दी बताओ मुझे, y इंटू कॉस 4x का सम क्या आया? किसी का भी नहीं हुआ? -26.3. -22.2। 6.3 -26.3. मुझे सुनाई नहीं दिया क्लियरली। -26.3। मेरा तो -8.5 आ रहा है। चेक करके Yes, ma'am. देखो। -8.5 आ Yes, रहा है। ma'am. Yes, ma'am. -8.5. -8.5. Yes, ma'am. क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, और ये सब नेगेटिव है, तो उतनी बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती है। चेक करके देखना फिर से अच्छे से। ये दोनों वैल्यू को, ये 3 वैल्यूज को ऐड करने से ही तो 17.8 से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट y इंटू साइन 2x, किसी का निकला? मैम -4.67। -4.67। 3 डेसिमल प्लेस तक के लिखो। 4.67. 676। 676। ओके, देखो सभी का यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट वैल्यू बताओ। y sin 4x कितना आया? आज इतने स्टूडेंट ऑनलाइन है, कॉलेज नहीं आए कि कैसा रहे? And 0.3. Ma'am, 0.346. ओके, 0.346। सभी चेक करके देखो यही आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं इनको यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलो Ma'am, इसी के अकॉर्डिंग A1 A2 भी निकालते जाओगे तुम लोग। A2 की वैल्यू अब हो जाएगी -8.5
5/3, b1 की वैल्यू हो जाएगी -4.676/3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 0.346/3। ये वैल्यूज निकाल लो, जल्दी करो तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, आज क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट हो। ये कि -2.833 आ रहा है, यानी मैं इसको ले लूंगी अप्रोक्सीमेटली -2.83। ये आ रहा है -1.558. -1.558। ओके, so that is -1.56 और लास्ट वैल्यू कितनी आ रही है, ये अपॉन 3 है ना, 2 × 1/6 3 हो जाएगा यहाँ पे 0.115. 115. लास्ट वैल्यू तो पॉजिटिव थी ना बाय b2। Yes, हाँ ma'am. लास्ट नहीं नेगेटिव आएगी क्या, Ma'am, positive है. पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगा। ओके चलो, सो वी आर गेटिंग हियर अप्रोक्सीमेटली -1.2 सॉरी 0.12। तो ये सारी वैल्यूज मिल गई हमको b1 b2 a0, इन सबको तुमको यहाँ पुट करना इक्वेशन 1 में और लिख लेना। देन सब्स्टिट्यूटिंग in equation 1 we get the Fourier series y is equal to a0/2। a0 तुम्हारा कितना आया था -23.47, उसका भी हाफ कर लो। 23.47 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 11735। ओके ठीक, प्लस a1 की वैल्यू कितनी आई थी -7.73। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस या इसको एक सीरीज में लिखना रहेगा ना हमको, इसीलिए इसको ब्रैकेट में ले लो -7.73 cos 2x, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी शायद नेगेटिव थी, हाँ -2.83 cos 4x सो ऑन। ये आ गया कोसाइन सीरीज, और साइन सीरीज हमारी आ रही है b1 नेगेटिव था -1.56 sin 2x, फिर b2 पॉजिटिव था सो 0.12 sin 4x so on up to infinity। So this is our Fourier series representation of the given function। क्या फायदा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बता सकते हो क्या? Can you give me one reason why we do this? Why are we expanding the function in terms of Fourier series? क्या फायदा होगा तुम लोग बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड करती हूँ। Anyone? Any idea what is the use of this thing?